बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोस, आज जो अहम टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बुनियादी तौर पे 3 सवाल हैं जो ड्यूरिंग ट्रायल या इन्वेस्टिगेशन जिनका हमें सामना करना पड़ता है। डियर फेलोस, पहला सवाल ये है कि कैलेंडर ऑफ विटनेस से क्या मुराद है। दूसरा सवाल है वो गवाह जिनका नाम कैलेंडर ऑफ विटनेसेस में नहीं दिया गया, क्या अदालत उनकी एविडेंस रिकॉर्ड कर सकती है। और नंबर 3, वो गवाह जिनकी 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की गई, क्या अदालत ड्यूरिंग ट्रायल उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है या नहीं कर सकती। डियर फेलोस, पहला सवाल कि कैलेंडर ऑफ विटनेस से क्या मुराद है। डियर फेलोस, ये एक टर्म है which is used with reference to the charge sheets column number 6। जी फेलोस, जो चालान हम सबमिट करते हैं, आपको मालूम है कि वो पुलिस रूल्स 1934 के 2556 के सब रूल 1 के तहत जो फॉर्म दिया गया है, चैप्टर 25 जो इन्वेस्टिगेशन के साथ डील करता है, पुलिस रूल 1934, उसके तहत चालान हम सबमिट करते हैं, जिसको चार्ज शीट भी कहते हैं। उसके बुनियादी तौर पे 7 कॉलम्स होते हैं। पहले कॉलम में कंप्लेनेंट का नाम, एड्रेस लिखा होता है। दूसरे के अंदर अक्यूज पर्सन के नाम लिखे होते हैं जिनको ट्रायल पर नहीं भेजा जाता, जिनको हम खाना नंबर 2 में, जिसे हम कहते हैं कि बेगुनाह कर दिया गया और खाना नंबर 2 के अंदर उसे चालान किया गया। यानी उसका मतलब ये होता है कि सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल नहीं है जिसकी बुनियाद पर इसका चालान, इसका ट्रायल चलाया जा सके। और इसी के अंदर एब्सकॉन्डर्स का भी जिक्र होता है। अगर कोई एब्सकॉन्डर हो लेकिन उसको रेड इंक के साथ जो है वो लिखा जाता है। तीसरे नंबर पे, तीसरे खाना नंबर के अंदर वो अक्यूज पर्सन लिखे जाते हैं जो इन कस्टडी होते हैं। और 4 नंबर खाना के अंदर वो अक्यूज लिखे जाते हैं जो कि बेल पर होते हैं। 5 नंबर के अंदर वो प्रॉपर्टी या वेपन जो रिकवर हुए होते हैं उनका जिक्र होता है। और खाना नंबर 6 के अंदर नेम एंड एड्रेसेस ऑफ विटनेसेस होते हैं। डी फेलोस, आज के हमारे इस टॉपिक के साथ ये कॉलम नंबर 6 ऑफ चार्ज शीट या चालान डील करता है, जो अंडर पुलिस रूल्स 1934 के 2556 के सब रूल 1 के जो स्पेसिमन दिया गया है उसके तहत सबमिट होता है। अब ये जो कैलेंडर ऑफ विटनेस है, बेसिकली ये इस कॉलम के लिए इस्तेमाल होती है टर्म कि जब आपने चालान सबमिट किया उस वक्त आपने विटनेसेस के नाम इस कॉलम के अंदर दिए हैं या नहीं दिए। इस कॉलम के अंदर विटनेसेस के नाम देने का मतलब ये होता है कि ये विटनेसेस हैं विच विल बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ट्रायल फॉर रिकॉर्डिंग देयर एविडेंस। और खाना नंबर 7 के अंदर जो है वो प्रिसाइजली जो चार्ज लगा होता है उसके ब्रीफ फैक्ट्स दिए होते हैं। ये फेलोस, अब अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि वो गवाह जिनका नाम कैलेंडर ऑफ विटनेसेस के अंदर नहीं दिया गया, यानी चालान जब आपने सबमिट किया उसके कॉलम नंबर 6 के अंदर आप एक शख्स का नाम मेंशन ही नहीं किया कि ये जो विटनेस है इसको प्रोड्यूस किया जाएगा एट द टाइम ऑफ ट्रायल फॉर रिकॉर्डिंग द एविडेंस। तो क्या जिसका नाम ही मेंशन नहीं हुआ उसकी एविडेंस अदालत रिकॉर्ड कर सकती है या नहीं कर सकती। और फिर अगर उसका नाम तो आपने दे दिया लेकिन 161 की आपने स्टेटमेंट उसकी रिकॉर्ड नहीं की, या आपने 161 की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं की और उस कॉलम के अंदर उसका विटनेस का नाम भी नहीं दिया, तो क्या इन सूरतों में इन गवाहान के बयानात ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड हो सकती हैं, इनकी एविडेंस रिकॉर्ड हो सकती है, और इन पर कैसे रिलाई किया जाएगा, रिलाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। डी फेलोस, इस हवाले से एक लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है 2022 SCMR पेज 1882, और इसके साथ जो CRPC के 2 सेक्शंस को हम डिस्कस करेंगे, 265F2 और 540। डी फेलोस, इन टोटलिटी कंबाइन करके जब इन दोनों सेक्शंस और इस जजमेंट को हम पढ़ते हैं तो सिंपल जो आंसर किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जब ये प्रोपोजिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आई कि आया कि वो विटनेसेस जिनकी 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई
और वो विटनेसेस जिनको कैलेंडर ऑफ विटनेस के अंदर जिनका जिक्र ही नहीं है उनकी एविडेंस रिकॉर्ड हो सकती है या नहीं हो सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अंडर सेक्शन 265F2 और 540 इन विटनेसेस की जिनका नाम कैलेंडर ऑफ विटनेस में नहीं मेंशन और 161 की स्टेटमेंट भी नहीं रिकॉर्ड की गई, इनकी एविडेंस रिकॉर्ड हो सकती है। डी फेलोज, क्यों रिकॉर्ड हो सकती है? इस हवाले से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो रीजनिंग दी वो आपके सामने रखता हूं। अदालत ने कहा टू अराइव एट अ जस्ट कंक्लूजन द कोर्ट्स कैन कॉल एनी विटनेस likely to be acquainted with the facts of the case after ascertaining it from the public prosecutor or the complainant, subject to general provision that summoning of any such witness doesn't cause delay or defeat the ends of justice. Section 265F2 of the Code of Criminal Procedure empowers the courts to summon a person after having been ascertained from the prosecutor or the complainant who is likely to be acquainted with the facts of the case and to be able to give evidence for the prosecution. Dear fellows, इस सेक्शन 265F का 2 ये कहता है कि अदालत जो है वो असरटेन करेगी प्रोसिक्यूटर से और कंप्लेनेंट से कि वो कौन से अशखास हैं हु आर एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस। असरटेन करने के बाद उनको बुला सकती है। अदालत ने कहा कि सो मच सो जो इसका 265F का 7 है उसके तहत तो अदालत CRPC इस हद तक अदालत को इम्पावर करती है कि वो विटनेस को ये पूछ ले कि आप अगर कोई विटनेस प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वो रेलेवेंट सेक्शन में आपके सामने रखता हूं। इफ द अक्यूज्ड आर एनी वन आर सेवरल अक्यूज्ड आफ्टर एंटरिंग on his defense applies to the court to issue any process for compelling the attendance of any witness or examination or the production of any document or other thing, the court shall issue such process unless it considers that the application is made for the purpose of vexation or delay or defeating the ends of justice. Such ground shall be recorded by the court in writing. ये fellows, दूसरा अदालत ने कहा कि सेक्शन 540 के तहत भी अदालत के पास अख्तियार है कि ऐसे विटनेस का बयान रिकॉर्ड कर सकती है, एविडेंस रिकॉर्ड कर सकती है। सेक्शन 540 को एक्सप्लेन करते हुए अदालत ने यह कहा कि दिस सेक्शन इज डिविजिबल इन 2 पार्ट्स। इन द फर्स्ट पार्ट डिस्क्रेशन इज गिवन टू द कोर्ट एंड इनेबल्स इट एट एनी स्टेज ऑफ एन इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर द कोर्ट to summon anyone as a witness or to examine any person present in the court or to recall and re-examine any person whose attendance had already been recorded. On the other hand, the second part appears to be mandatory and requires the court to take any of the steps mentioned above if the new evidence appears to it essential to the just decision of the case. Dear fellows, for the sake of convenience, 540 में आपके सामने रखता हूं कि 540 के अंदर अदालत की ये पार दी गई है कि वो किसी भी विटनेस को हु इज एक्वेंटेड विद फैक्ट्स उसको समन कर सकती है, उसको कॉल कर सकती है। पावर टू समन मटेरियल विटनेस आर एग्जामिन पर्सन प्रेजेंट एनी कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ एन इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड समन एनी पर्सन एज अ विटनेस आर एग्जामिन एनी पर्सन इन अटेंडेंस though not summoned as a witness or recall and re-examine any person already examined, and the court shall summon and examine or recall and re-examine any person if his evidence appears to be essential to the just decision of the case. Dear fellows, ये था आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।